चांदी के सांप उग्र नाचने लगे और भयानक बिजली और तूफानी तड़ित लगातार जूटोंग के डिफेंसिव शील्ड पर टकरा रहे थे। हूं लिनफी, जो हमेशा सुअर के मूवमेंट पर ध्यान दे रहा था, अचानक महसूस किया कि सामने वाले की साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस गायब हो गई हैं। लिनफी ने दाहिना हाथ उठाया और एक छटके से हवा में लहराया और तुरंत ही रैजिंग बिजली का तूफान गायब हो गया। फिर उसने ध्यान से देखा और स्मॉल फ्लैग से बने डिफेंसिव शील्ड के अंदर कुछ भी नहीं था। जूटोंग गायब हो चुका था। तुम सच में स्पिरिट वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड के लायक हो। यह एस्केप का तरीका अच्छा है, लिनफी ने अपने मन में कहा। वह जूटोंग की भागने पर थोड़ी खेद महसूस कर रहा था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। जूटोंग के गायब होने के साथ ही मैनिपुलेटर के कंट्रोल के बिना कुछ देर इंतजार करने के बाद 8 स्मॉल फ्लैग्स अपने आप डिफेंसिव शील्ड को उठा लिया। जैसे ही लिनफी इन्हें वापस रखने ही वाला था, उसने देखा कि ये हड़बड़ी में उड़ने लगे। क्या मजाक है? हाथ में ट्रेजर को खोते देख लिनफी किसी भी कीमत पर इसे जाने नहीं देना चाहता था। फिर वह हवा में उड़ गया, उड़ते हुए स्मॉल फ्लैग्स का पीछा करने। लिनफी, जो सोच रहा था कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, ने देखा कि ये स्मॉल फ्लैग्स कुछ 100 मीटर उड़ने के बाद रुक गए, फिर नीटली स्टैक्ड होकर जमीन पर गिर गए। ये क्या है? लिनफी जमीन पर उतरा, स्मॉल फ्लैग को उठाया और फिर उसने स्मॉल फ्लैग के नीचे एक ट्रांसपेरेंट डायमंड क्रिस्टल देखा। तो वे भागना नहीं चाहते थे, वे इस डायमंड क्रिस्टल से मिलने आए थे। लिनफी ने सोचा और अनुमान लगाया। डायमंड शेप्ड क्रिस्टल और 8 स्मॉल फ्लैग्स एक कंप्लीट सेट ऑफ स्पिरिचुअल वेपन्स हैं। उपयोग के बाद ये अपने आप मर्ज हो जाते हैं। सच में बहुत यूजर फ्रेंडली डिजाइन है। अब चीजें खोने की चिंता नहीं। लिनफी ने इस शानदार टूल को डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। फिर उसने चारों तरफ देखा और उस डेवस्टेशन को देखा जो उसकी लड़ाई के कारण हुआ था। खैर, मैं ब्लू स्टार पर नहीं हूं, मैं वापस आया, लिनफी ने अपने मन में कहा और फिर स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाउन लौट गया। हजारों किलोमीटर दूर नीले पानी वाली एक झील पर क्रैक, हवा में अचानक एक स्पेस क्रैक खुल गया और कलरफुल लाइट ग्रुप उस क्रैक से बाहर उड़ गया। वाह! झील से एक विशाल क्रीचर कूद पड़ा। ये एक बड़ी मॉन्स्टर थी जिसकी बॉडी ब्राउन स्केल से ढकी थी और स्ट्रेंथ सेकंड टियर पीक की थी। ये पानी में शिकार ढूंढ रहा था और जैसे ही उसने सरफेस पर साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस वाली चीज महसूस की, उसने बिना कुछ सोचे उसे काट लिया। हूं तुम्हारी कोई अजीब बीस्ट भी मुझसे टकराने की हिम्मत करती है? सच में बेधड़क। कलरफुल लाइट ग्रुप गायब हुआ और जूटोंग की फिगर दिखाई दी। मॉन्स्टर फिश और बीस्ट को देखते ही, जिसे लिनफी ने हाल ही में हराया था, जूटोंग ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से उन पर हाथ मारा। हूं क्रैक, जूटोंग के पाम स्ट्राइक के बाद चील की शांत सतह पर हरिकेन उठ गया। अजीब फिशेस और बीस्ट्स टुकड़ों में टूट गए और उनका मांस चारों ओर उड़ गया। वाह! मांस के टुकड़े झील में गिर गए और अनगिनत मछलियां इसे खाने के लिए भिड़ गई। एक ऑफेंडिंग फिश और स्ट्रेंज बीस्ट को आसानी से निपटाने के बाद जूटोंग तुरंत मुड़ा और पास के मिलिट्री सिटी की ओर बढ़ा ताकि जू यी के नेतृत्व वाले डिफीटेड ट्रूप्स से संपर्क कर सके। ब्लू स्टार फर्स्ट टाउन का बैटलफील्ड। मानव सेना ने इन्वेडिंग पिग हेड आर्मी को हराने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा वर्ल्ड चैनल के सामने खड़ा रहा ताकि दुश्मन सेकंड अटैक न कर सके, और बाकी लोग बैटलफील्ड साफ कर रहे थे और वुंडेड का इलाज कर रहे थे। जल्दी, यहां एक घायल है, मेडिकल स्टाफ कहां है? एक इन्वेस्टिगेटर जमीन पर घुटने टेक कर चिल्लाया, अपने साथी की एब्डोमेन में बड़े होल को पकड़ते हुए। मेरे पास लाइफ एसेंस की पोशन है, इसे इस्तेमाल करें। एक इन्वेस्टिगेटर लेडी जिसके चेहरे पर गौज था, जल्दी आगे बढ़ी, अपनी पॉकेट से एक स्मॉल बॉक्स निकाली, खोला और एक मिनी साइज्ड नीडल सिलेंडर निकाला। लाइफ एसेंस की इन्फ्यूजन से वुंडेड का जीवन फ्लेम स्टेबलाइज हुआ, लेकिन क्योंकि इंजरी गंभीर थी, यह लाइफ एसेंस ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकती थी। उसे जल्द ही मेडिकल स्टाफ द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए था। डायरेक्टर, किसी ने देखा कि शियुरोंग आ रही हैं। उसकी हालत कैसी है? शियुरोंग ने घायलों की ओर देखते हुए पूछा। किसी ने शियुरोंग को वुंडेड की स्थिति बताई। जानने के बाद उसने जो लाइफ एसेंस बची थी उसे वुंडेड की देखभाल करने वाले व्यक्ति को दी ताकि चोट के बिगड़ने पर उसे इमीडिएटली इस्तेमाल किया जा सके। लिनफे कहां गया? शियुरोंग ने पिग हेड आर्मी के डिफीट के बाद लिनफी को नहीं देखा, इसलिए उसकी ट्रेसेस खोजनी शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। डायरेक्टर शाई,
जैसे ही शीरोंग लिनफी को कहीं और ढूंढने ही वाली थी, पीछे से किसी ने उसे बुलाया। लिनफे। शीरोंग ने मुड़कर देखा और दूर से फ्राउंड आते हुए लिनफी को देखा। यहां बहुत घायलों हैं, क्या मेडिकल फॉलो अप है? लिनफी ने शीरोंग से पूछा। बहुत सारे वुंडेड हैं, मैं थोड़ी स्ट्रेच्ड हूं अभी। शीरोंग ने सच बोलते हुए कहा, वहां एक वुंडेड आदमी मरने वाला है, क्या मैं आपसे कहूं कि इसे ट्रीट करे? शीरोंग की रिक्वेस्ट पर लिनफी ने ना तो मना किया, ना ही हां कहा। उसने एक बार और चारों तरफ देखा, घायल वॉरियर्स को देखा, मन में सोचा और तुरंत एक्ट किया। डिसीजन लिया गया। शीरोंग ने लिनफी को देखा, और जब वह फिर पूछने ही वाली थी, उसने देखा कि लिनफी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, palms एक दूसरे की तरफ। ये क्या है? शीरोंग ने समझा नहीं कि लिनफी क्या करने वाला है। लाइफ एबिलिटी की लाइट एक्टिवेट हुई और लिनफी के हाथों पर वार्म व्हाइट लाइट ब्लूम हुई। समय बीत रहा था, लिनफी ने लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी का उपयोग किया और उसके साइकिक एनर्जी लगातार कंज्यूम हो रही थी तेजी से। 1 मीटर डायमीटर का व्हाइट बॉल ऑफ लाइट लिनफी के हाथों में दिखाई दिया। शी यूरोंग ने इसे क्लियरली देखा, जो लगातार वाइटैलिटी एक्यूमुलेट कर रहा था। शायद पॉसिबल है। लिनफी ने महसूस किया कि उसकी साइकिक पावर ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो रही है, और फिर उसने अपने हाथों से कंडेंस्ड व्हाइट लाइट बॉल को हवा में फेंका। श्यू। व्हाइट बॉल ऑफ लाइट की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि पिगहेड को अपनी तरफ से हराया जा चुका था, लेकिन यह बॉल ऑफ लाइट शायद अपनी बनाई हुई थी। लेकिन जिन स्ट्रांग लोग अभी अभी लाइफ एंड डेथ बैटल में थे, वे सबकॉन्शियस अलर्ट हो गए इस इनएक्सप्लिकेबल एबिलिटी पर। लिनफे, आप क्या करने वाले हैं? यूरोंग ने फ्लाइंग बॉल ऑफ लाइट से नजरें हटाई और पजल्ड होकर लिनफी से पूछा। तुरंत पता चल जाएगा। लगभग अपनी पूरी साइकिक पावर्स खत्म कर चुके लिनफी ने फेल स्माइल के साथ कहा। सफेद रोशनी का गोला 200 मीटर से भी ऊंचाई तक उठ गया और फिर अचानक फैलना शुरू कर दिया। केवल कुछ ही सांसों में 1 मीटर व्यास वाला यह गोला अपने आकार में 10 गुना बढ़ गया। कुछ ही देर बाद जैसे ही फैलाव ने चरम सीमा को छू लिया, सफेद रोशनी का गोला और नहीं बढ़ा और फिर यह चुपचाप फट गया। अनगिनत सफेद रोशनी के बिंदुओं की बारिश में बदलकर दुनिया चैनल के सामने के क्षेत्र को ढक दिया। पियाओ आ पियाओ। जब यह सफेद बारिश गिरी, कई लोग डर गए कि इसमें कोई दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने बचाव किया या अपनी एबिलिटी से इसे साफ करने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोग बच नहीं पाए और गलती से यह सफेद रोशनी उनकी तरफ गिरी, और तब सब कुछ बदल गया। मेरे घाव, यह सफेद बारिश मेरे घाव को भर रही है। यह तो हीलिंग पावर है, इसे टालने की जरूरत नहीं। कितना आरामदायक। यह अब तक की सबसे तेज हीलिंग पावर है जो मैंने देखी है। पहले गंभीर पेट घाव से पीड़ित और केवल जीवन के एसेंस पर टिकी हुई जान रखने वाले घायल जब इस सफेद बारिश के संपर्क में आए, तो घाव का गहरा छेद तुरंत गर्म सफेद रोशनी से ढक गया। आधे मिनट के भीतर घाव का छेद गायब हो गया, केवल घाव पर एक बड़ा गहरा खुरदरापन बचा। इस सफेद बारिश के लाभार्थी केवल इंसान ही नहीं थे, बल्कि भाग्यशाली पिग हेडेड प्रिजनर्स भी थे जो जीवित बचे। और जब सफेद बारिश जमीन पर गिरी तो घास पत्तियां तेजी से बढ़ गई। युद्ध के कारण वीरान मैदान पहले बिखरा हुआ था, अब एक हरी चादर से ढक गया। शीयुरोंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और आसमान से गिरती सफेद रोशनी की बारिश को पकड़ने लगी। वह फिर से लिनफे के महान काम को देखकर चकित हो गई। हालांकि लिनफे की लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी से बनाई गई ये सफेद रोशनी सभी पर नहीं गिरी, लेकिन युद्ध में शामिल 10 में से 6 घायल पूरी तरह ठीक हो गए। इससे रियर के मेडिकल डिपार्टमेंट पर भारी दबाव कम हो गया। और मजेदार बात यह थी कि कुछ घायल जिन्हें ट्रीटमेंट एरिया में बहुत अधिक उपचार की जरूरत थी, उन्हें आधा रास्ता ले जाकर वापस लाया गया। वे चाहते थे कि घायल लोग व्हाइट लाइट रेन से इलाज करें। लिन फेई ने अपने आसपास के लोगों को देखा जिन्हें उसकी सुपरनैचुरल पावर ट्रीटमेंट से ठीक किया गया था। चेहरे पर खुशी लहराते हुए उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, अगले हफ्ते मुझे बहुत सावधान रहना होगा। अगर गलती से चोट लग गई तो मेरे पास खुद को ठीक करने के लिए लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी नहीं होगी। लिनफे के एक्सटेंसिव हीलिंग के कारण अब कुछ समय के लिए वह अपनी एबिलिटी का उपयोग नहीं कर पाएगा। डायरेक्टर शी, इस फियास्को के बाद पिगहेड आर्मी थोड़े समय के लिए फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं पहले डॉर्मेटरी जाकर आराम कर लूंगा। लिनफे ने शी यूरोंग से कहा। हाँ, पहले तुम जाकर आराम करो। शियूरोंग ने सहमति में सिर हिलाया जब उसने देखा कि पावर इस्तेमाल करने के बाद लिनफे का चेहरा थोड़ा स्लीपी लग रहा था।
स्पिरिट वर्ल्ड में एक डिफीटेड आर्मी थी जो लड़ने की इच्छा खो चुकी थी। कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद वो एक छोटी नदी के किनारे कैंप कर आराम करने लगे। चाइनीज आर्मी के ग्रेट टेंट में जूई और पिग हेड जनरल साथ बैठे थे। वहां का माहौल बहुत डल था और कोई बात करने को तैयार नहीं था। इस बैटल के बाद यूचेंग के पिग हेड जनरल तोची सहित जो बैटल में मारे गए 4 नए पिग हेड जनरल्स जू शंजाकी, जू लीबा, जू खाईजू और जू डुओशी भी बैटल में मारे गए। थर्ड ऑर्डर पीक स्ट्रेंथ वाले पिग हेड जनरल्स का भी आधे से ज्यादा हिस्सा चला गया। ऑर्डिनरी पिग हेड फाइटर्स में से 4,000 से ज्यादा मारे गए। ये इतनी बड़ी हानि डॉल्फिन के लिए लगभग एक सदी में पहली बार मानी जा सकती है। एवरीवन, लॉर्ड ने अभी ट्रांसमिशन स्टोन से संदेश भेजा है और अब वह सुरक्षित है। जुई ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, हु टेंस पिग हेड जनरल्स। जब यह सुना कि उनके लॉर्ड सुरक्षित हैं, सबने राहत की सांस ली। आखिरकार जब तक पिग है, उन्हें वापस आने का मौका है। लॉर्ड ने कहा कि हमें सोलबर्ड के टेरिटरी से निकल जाना चाहिए। हम हेंगशन मिलिट्री सिटी में सप्लाई रिप्लेनिश कर सकते हैं, फिर पोर्पोइस लौटेंगे। जुई, मुझे लगता है सीधे डॉल्फिन सिटी लौटना बेहतर होगा। अगर वह भयानक एनिंगशन मिलिट्री सिटी पर हमला करता है तो हम डेस्परेशन में होंगे। जुएर ने अलग राय दी। जुएर सही कह रहा है। हेंगशन मिलिट्री सिटी जाकर सप्लाईज लेना बहुत डेंजरस है। हालांकि हमारे पास ज्यादा फूड नहीं बचा है, फिर भी हम पोर्पोइस लौटने तक सरवाइव कर सकते हैं। सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, सावधान रहना बेहतर है। पिग हेड जनरल्स ने जूअर की राय का समर्थन किया। जू यी ने सबके एक्सप्रेशंस देखे। उसे पता था कि इस बैटल ने सभी की कॉन्फिडेंस को गंभीर रूप से दबा दिया है। अब सभी डरपोक पंछी की तरह दिख रहे थे। ठीक है, एवरीवन सोचता है आर्मी को हेंगशान मिलिट्री सिटी में रिसप्लाई नहीं करनी चाहिए, तो हम हेंगशान मिलिट्री सिटी नहीं जाएंगे। ब्लू स्टार, बीजिंग। जो यू, जो क्लासमेट की वेडिंग डिनर में शामिल हुई थी, ने काला ड्रेस पहना था जो घुटनों तक था और एक जोड़ी ब्लैक हाई हील्स। उसके बाल ऊंचे कर्ल किए हुए थे और उसने अपनी लंबी और सफेद नेक में डेलिकेट पर्ल नेकलेस पहनी थी। इवनिंग ड्रेस स्लीवलेस ओपन नेक स्टाइल का था, शोल्डर्स एक्सपोज्ड, व्हाइट और राउंड, टावरिंग फ्लफी क्लोथ्स को होल्ड करते हुए, और डीप वी नेकलाइन बड़ी व्हाइट फ्लावर्स से भरी हुई थी। डिनर पार्टी के बाद वेडिंग में शामिल मैन, सिंगल हो या नहीं, सब इस खूबसूरत वुमन के बारे में पूछ रहे थे। ब्राइड और ब्राइडग्रूम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की मांग को रोक नहीं पाए, इसलिए वे उन्हें टाइम टू टाइम जो यू से मिलवाते रहे। वेडिंग बैंक्वेट खत्म होने तक जो यू के पास बिजनेस कार्ड्स का एक बड़ा स्टैक था। थोड़ी ड्रंक बॉडी के साथ होटल रूम लौटते हुए ओरिजिनल वेडिंग बैंक्वेट की ब्यूटी और डिग्निटी गायब हो गई। हे, आज मैं सच में एग्जॉस्टेड हूं। जो यू ने हाथ में बैग पहले सोफा पर फेंका, फिर बाल उलझा दिए। बैठते ही उसने 2 बार किक किया और हाई हील्स उतार दिए। सोफा पर लेटते हुए और आंखें स्क्विंट करते हुए जोयू ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और बैग से मोबाइल फोन निकाला। वीचैट खोला, लिनफे का चैट बॉक्स ढूंढा और वीडियो कॉल भेजा। 1 मिनट से ज्यादा वेट करने के बाद वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। जोयू ने फोन स्क्रीन पर लिनफे की टायर्ड लुक देखी जो उसे शॉक कर गया। लिनफे, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक क्यों है? जोयू ने फ्रोनिंग होकर कंसर्न में पूछा। हाँ, लिनफे ने हेड ऑफ द बेड से लीन बैक किया और यॉर्निंग करते हुए जोयू से कहा, मैं ठीक हूं, आज टास्क से थोड़ा टायर्ड था। नींद लेने और आराम करने के बाद मैं रिकवर कर लूंगा। ओ, जोयू ने सिर हिलाया। "अ, आज क्लासमेट की वेडिंग में तुम्हें यह पहनकर जाना पड़ा?" लिनफे ने जोयू के इवनिंग गाउन को देखकर पूछा। हाँ, कैसा लग रहा है? मेरा इवनिंग ड्रेस प्रिटी है ना? जोयू ने अपने हाथ से फोन हटाया ताकि लिनफे उसे पूरी तरह देख सके और उसकी टोन में थोड़ी शोहरत झलक रही थी। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम शादी में जाने के लिए ड्रेस अप मत करो। तुम जैसी दिख रही हो, शादी में कई लोग तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए पूछ रहे होंगे। क्या तुम थकी हुई हो? लिनफे ने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे सब कुछ पता हो और जोयो से कहा, तुम्हारी बात बहुत सही है, लेकिन मुझे हमेशा अजीब सा लगता है जब मैं क्लासमेट की वेडिंग में जाती हूँ और बिना ड्रेसअप किए ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। और हाँ, थोड़ी थकान है, लेकिन कोई बात नहीं। शादी सिर्फ एक दिन की थी और थोड़ी देर में खत्म हो गई। जोयू ने मुस्कुराते हुए कहा और सोफा पर क्रॉस लेगेड बैठ गई। शादी खत्म हो गई। कल तुम्हारी रोंगचेंग की फ्लाइट कब है? लिनफे ने पूछा।
अभी तक टिकट नहीं खरीदी, जोयू ने कहा। लिनफे ने हेल्पलेसली सिर हिलाया और जोयो से कहा, तुम्हें जल्दी से जल्दी टिकट बुक करनी चाहिए। रिटर्न डेट डिले मत करो। डोंट वरी, बीजिंग से रोंगचेंग के लिए कई फ्लाइट्स हैं। मैं बाद में ऑनलाइन टिकट ले लूंगी। सुबह 10 बजे वाली, ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस मैं पहले हैंग अप कर देता हूं, लिनफे ने कहा। डोंट वरी, मुझे तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ शेयर करना है, जोयू ने कहा जब लिनफे वीडियो हैंग अप करना चाहता था। और क्या शेयर करना है? लिनफे ने उत्साहित जोयो से कहा और बेड से उठकर लिविंग रूम की तरफ गया, कुछ फ्रूट खाने के लिए। लिनफे, सुनो, आज की शादी में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखी। लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड्स यहां थी। जोयो ने विविध तरीके से लिनफे को बताया कि आज उसने शादी में क्या देखा। शुरू में लिनफे चाहता था कि जोई जल्दी खत्म करे, लेकिन उसने एनर्जी महसूस की और जोयो के साथ गॉसिप डिस्कस करने लगा। चाइना के दक्षिण पश्चिम में पड़ोसी देश सियाम में एक प्रॉस्परस सिटी है, लाइचेंग, जिसकी पॉपुलेशन 3 मिलियन है। यह शहर देश का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट रिजॉर्ट सिटी है। शहर के सेंटर में एक शानदार कैसीनो स्थित है। कैसीनो में गैम्बलिंग के एडिक्टेड गैम्बलर्स लग्जरी पैलेस की तरह जुआ खेल रहे हैं। चारों ओर देखो तो मार्बल फ्लोर गैम्बलिंग टूल्स से भरा हुआ है। इंटीरियर सीलिंग्स और वॉल्स क्लासिकली मैग्निफिसेंट है और सराउंडिंग एलिगेंट डेकोरेशंस शानदार पैलेस से कम नहीं है। कैसीनो का स्पेशियस लॉबी लोगों से भरा है और सर्ज कर रही है। हर तरह की गेमिंग टेबल्स गैम्बलर्स से घिरी हुई है। कैसीनो में घूमती हवा थिक स्मोक से भरी है, जिससे लग रहा है जैसे क्लाउड्स और फॉग हो। और सबसे इनर रूम में, एक टाइटली गार्डेड रूम में, फियर्स और विकेड लोग बैठे हैं, जिन्हें देखते ही पता चल जाता है कि इन्हें प्रोवोक करना आसान नहीं है। उनमें 24/5 साल का एक युवा, फर्स्ट स्टेज और अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ वाला, थोड़ा नर्वस था और अनकॉन्शियसली सीधा खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन एम्बैरस था। हाथ लगातार स्नैप और फ्लिक कर रहे थे और वह सामने बैठे व्यक्ति को डर के साथ देख रहा था। सामने बैठा था एक मिडिल एज्ड आदमी, जिसकी हाइट 1.8 मीटर से ज्यादा थी। स्ट्रॉन्ग और बर्ली मसल्स एलिगेंट और प्लेन ब्लैक कोट में टाइटली रैप्ड थे। उसके चीक्स थोड़े रफ और फियर्स थे। वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद वह अमिएबल बन चुका था। उसके चेहरे पर फेंट स्माइल था, जिसमें लाइफ की कुछ विसिसिट्यूड्स झलक रही थी। उसकी यूथ की शार्पनेस अब नहीं थी और पूरा व्यक्ति क्वाइट, डीप और स्टेडी दिख रहा था। शार्प चीक्स के साथ एक तरह की कोल्डनेस और डिटर्मिनेशन थी, जो हार्ट को तेज धड़कन देती थी। वह अब यूथ के मुकाबले अधिक डेंजरस और टेरेबल था। अनजाने में ग्लैंस से सामने वाला युवा फ्राइटन्ड हो गया, जैसे कि किसी ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड मेल लायन ने उसे घूर लिया हो। एक ह्यूज सेंस ऑफ ऑप्रेशन ने उसे पियर्स कर दिया। जांग थियानशियोंग, रूथलेस आदमी जिसने स्क्रैच से शुरुआत की थी, जब वह युवा था तब उसने कई गलत काम किए और थोड़ी फेम मिलने के बाद कैसीनो खोला। उसने सुना कि कैसीनो खोलते समय उसने कई लोगों को ऑफेंड किया। कुछ बार वह कैसीनो जाते समय ऑलमोस्ट मर ही गया, लेकिन बाद में उसे नहीं पता कैसे बच गया। और उसके ओपोनेंट्स उस समय मिस्टीरियसली गायब हो गए। यूथ से फाइट करते हुए फियर्स जांग थियानशियोंग ने समाज के बॉटम में रहकर एक फियर्स और इविल स्पिरिट कल्टिवेट की, जो पहली बार इनविजिबल थी। आज वह क्लीन्ड और ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है और सीरियस बिजनेसमैन बन गया है। यह कैसीनो केवल उसके बैनर के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का टूल है। जांग थियानशियोंग ने हाथ उठाया, सिगार लिया और जेंटल और एलिगेंट सिप लिया। टेबल पर हाथ जेंटली और रिदमिकली टैप हुआ। उसकी शार्प आईज थोड़ी बंद हुई और उसने धीरे धीरे सिगार इनहेल किया और स्मोक रिंग सामने उड़ा दी। फिर उसने कुछ रिस्ट्रेन्ड युवा से लाइटली कहा, लिटिल स्टोन, तुम मेरे साथ कई साल से हो। जांग, मिस्टर जैंग, मैं 4 साल पहले आपके साथ आया था, अब लगभग 5 साल हो गए हैं। शी डोंगचैंग, जिसे उसके छोटे भाई ने ब्रदर शी कहा, जांग चैनशोंग का सवाल सुनकर नर्वस हुआ और थोड़ा स्टटर करते हुए कहा। जांग चैनशोंग की अनरफल्ड और प्रेस्टिजियस ऑरा ने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने अपनी स्पेयर लाइट से सीक्रेटली जांगशियोंग को एम किया, केयरफुली वर्ड सर्च किए और रिप्लाई एको किया। उस साल शी डोंगचैंग स्कूल से बाहर निकाला गया था, क्योंकि उसने स्कूल के बाहर हुलिगन से फाइट की थी। एक्सपेल होने के बाद वह लंबे समय तक सोसाइटी में भटका और लगभग भूखा रह गया। जहां जाने के लिए कुछ नहीं था, उसने सोचा कि दूर के अंकल के पास जाए जो जांग थियानशोंग के तहत काम कर रहे थे। बाद में उनकी इंट्रोडक्शन के बाद वह इस रास्ते में आया। हाँ, अब 5 साल हो गए, जांग थियानशोंग ने कैजुअली कहा।
अपने जवाब पर ध्यान दिए बिना सिगार को स्निफ किया और डेंस फ्रेग्रेंस ने उसे फैसिनेट किया। थोड़ी देर पॉज के बाद उसने एब्सेंटली कहा, 5 साल हो गए और टाइम बहुत फास्ट चला गया है, तुम्हें नहीं लगता? जंग चेनशोंग के चेहरे पर फेंट स्माइल था और उस स्माइल में इमोशन छलक रही थी, जैसे फास्ट पासिंग टाइम, वेस्टेड टाइम विदाउट लीविंग एनीवन। शीडोंगचांग ने देखा कि उसके प्रति काइंड और फ्रेंडली स्माइल दिखा रहा था। वह तुरंत फ्लैटर्ड हुआ और उसने सिर हिलाते हुए अकंपनी किया। हाँ, हाँ। जंगचंग के समवट विसिसिट्यूड्स वाले चेहरे पर स्माइल और थोड़ी काइंडनेस थी, जो उसके स्लाइटली टिल्टेड माउथ के कॉर्नर्स पर थी, जैसे वह अच्छी यादें रिकॉल कर रहा हो। शीडोंगचांग नहीं समझ पाया कि जंगचंग क्या सोच रहा है, और यह पता नहीं चला कि अचानक उसने अपने छोटे लड़के पर ध्यान क्यों दिया। इसलिए उसने कॉन्वर्सेशन रैशली आंसर करने की हिम्मत नहीं की और कुछ वर्ड्स ऑफ इमोशन उसकी थॉट्स में सुनाई दिए। मैं बूढ़ा हूं, मैं तुम युवा लोगों की तुलना में नहीं हूं, और मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है कि इधर उधर घूमकर मस्ती कर सकूं। जंग चेनचोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप छोटे लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हैं। आप आदमी के गोल्डन एज में हैं। आपकी उम्र में कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जैसा आपने किया। आप लईचेंग शहर के। फ्लैटर करने का मौका देखकर शी डोंगचांग ने डिसाइसिवली इसे जाने नहीं दिया। उसने पहले जांग चियांशोंग के लिए तालियां बजाईं, फिर फ्लैटली आगे बढ़ते हुए कहा, हे। जांग चियांशोंग बस हल्की मुस्कान के साथ बैठा फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे शीडोंगचांग की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से सिगार उठाया, बॉस चेयर पर लीनिंग किया, आंखें बंद की और आराम किया। अपने एल्डेस्ट एल्डर को ऐसा देखते हुए शीडोंगचांग थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया और उसकी अनगिनत ग्रेसफुल एक्सक्लेमेशंस तुरंत बंद हो गई। मिस्टर जांग का क्या सोच है? क्या मेरी तारीफ ठीक नहीं लगी? ओह, मुझे तो उनकी आदत नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्हें किस तरह की तारीफ सुननी पसंद है। अलस, क्या वह नाराज नहीं है? क्या हो सकता है? शीडोंगचांग का दिल धीरे धीरे कल्पनाओं में उलझ गया। उसने बोलने की हिम्मत नहीं की और हल्की धड़कन के साथ अपने बॉस का इंतजार किया। शांत हवा, जैनशोंग की इनविजिबल ऑपरेशन के नीचे हार्मोनियस एटमॉस्फेयर गायब हो गई और इंस्टेंटली दबाव में बदल गई। उस डिप्रेशन ने शीडोंगचांग को पूरी तरह अनकंफर्टेबल कर दिया और उसकी आंखें डिसऑर्डर में फ्लटर करने लगी। जब उसने ग्लिम्प्स डाला कि उसके दो भाई उसे डाउट से देख रहे हैं, शीडोंगचांग ने उन्हें ग्रिन करते हुए कहा कि वह नहीं जानता। दोनों भाइयों से आई कांटेक्ट बनाने के बाद शीडोंगचांग फिर से फ्लटर करने लगा, चारों ओर देखकर कुछ समझने की कोशिश करने लगा। ये अचानक क्वाइट और एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर गया। अजीब नजरों से वह झांकता रहा और जांगचोंग के पीछे सीधे खड़े अंकल को देखते हुए अपने ओल्ड फेस से यूजफुल इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश की। जांग चैनशोंग ने आंखें बंद करके आराम किया, ये नहीं जानता कि शी डोंगचांग क्या सोच रहा है। कुछ मिनटों बाद जब उसने आंखें खोली, उसकी डीप आईज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं था जिससे उसके इनर थॉट्स को समझ पाना नामुमकिन था। उसने हाथ बढ़ाकर सिगार एस्ट्रे में रखा और धीरे से कहा, आनंद, तुम आदमी को ले आए। अब बताओ तुम क्या सोचते हो? मिडिल एज्ड आदमी अन्य जांग तियानशोंग का सवाल सुना और दूर खड़े अपने भतीजे की तरफ देखा। उसने तुरंत दांत गड़े और कहा, ब्रदर शोंग, आखिरकार शाओशी अभी भी यंग और इग्नोरेंट है। उसे हाथ से रोकना भी एक लेसन है। आप देखो, क्या ये ठीक है? शीडोंगचांग को सुनकर शॉक लगा और वह अचानक कोल्ड स्वेट में था। उसने सिर उठाकर डिसबिलीफ से अपने अंकल की ओर देखा। उसका मन ब्लैंक हो गया, नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। अव्यवस्थित थॉट्स में जांग थियानशोंग की फेंट आवाज उसके कान में आई, बस वही करो जो तुमने कहा। इन डिफरेंट टोन ऐसा लगा जैसे उसने ट्रिवियल लिटिल मैटर को तुरंत डिसाइड कर दिया। जैसे ही आवाज गिरी, पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने ऑलरेडी मूव किया, अपने पैर उठाए और शी डोंगचांग की तरफ बढ़ गए। उन लोगों को अपने तरफ आते देखकर शी डोंगचांग डर से पीछे हट गया। उन्हें करीब आते हुए देखते हुए अंकल नैन। डरावनी आवाज थोड़ी हिस्टेरिकल हो गई और दूर कमरे की तरफ भागे हुए अंकल ने रोर किया, क्यों, मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे मिस्टर जांग, कृपया मुझे छोड़ दो। अंकल नैन, मैं आपका भतीजा हूं, कृपया मिस्टर जांग मुझे छोड़ दें। इस दृश्य को देखकर उसके पास खड़े दो छोटे भाई शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि पहले हार्मोनियस कॉन्वर्सेशन अचानक ऐसा क्यों बन गया। दोनों ने अपना सिर झुकाया और शरीर हल्का सा ट्रेम्बल करने लगा। फियर उनके पूरे शरीर में फैल गया और वे एक शब्द बोलने से डर रहे थे।
अंकल नैन, क्यों? मैंने क्या गलत किया? कृपया मुझे छोड़ दो। मिस्टर जैंग, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे मुंह को बंद करना होगा। अपने भतीजे को ज़ांग टिanxiong के सामने फ्रैंटिकली चिल्लाते हुए देखकर आनंद का फ्यूरियस रोर गूंजा और उसने अपने भतीजे को चेतावनी दी जो अभी भी रेजिस्ट करना चाहता था। मैंने नहीं किया। अंकल नैन, मुझे छोड़ दो। शी डोंगचांग ने रोते हुए कहा। आह! एक अत्यंत मिजरेबल आवाज क्रैक्ड बोन के साथ कमरे में गूंज गई। शी डोंगचांग का हाथ बेंड और ब्रोकन हो गया और हड्डियों में गहरी दर्द ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपना हाथ पकड़कर आगे पीछे लुढ़कता रहा, साथ में ट्रैजिक और स्टर्न रोर। ये छोटा एक्ट करने के बाद कुछ बॉडीगार्ड्स ने शीडोंग को पेन में चिल्लाते हुए छोड़ दिया। पीछे मुड़कर क्वाइटली जंगशोंग के पास खड़े हो गए। ब्रदर शोंग, उन दो लोगों के साथ मैं क्या करूं? वापस आए बॉडीगार्ड ने झुककर अपने सिर को जंग चेनशोंग के कान के पास रखा और पूछा, बॉस को कंसल्ट करते हुए जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था। चूंकि तीनों भाई हैं, तो इन्हें एक कंपनी में रखो। जंग चेनशोंग ने आंखें खोले बिना फ्लैटली आदेश दिया। यह सुनकर जो दो लोग अभी शीडोंग चांग से आई कांटेक्ट कर रहे थे, वे डर से ट्रेम्बलिंग करने लगे। इस समय उनके पैर सॉफन हो गए और वे पफ के साथ घुटनों के बल गिर गए, जैसे आइस सेलर में गिर गए हों। हॉरर की कोल्ड स्वेट और हॉरर की टीयर्स फ्रैंटिक रूप से बहने लगी और उनके कपड़े इंस्टेंटली सोक्ड हो गए, एम्बेरस्ड। दोनों पैनिक में हाथ पैर से आगे बढ़े, नीज जमीन पर रखकर जांग चेनशोंग की थाई को हग करने लगे, प्लीडिंग करने लगे कि उन्हें छोड़ दें। मिस्टर जांग, कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिर ईस्ट विलेज रिजॉर्ट में कोई ट्रबल नहीं करूंगा। दोनों ने अपने भाई शीडोंगचांग को इग्नोर कर दिया, जो पीछे चिल्ला रहा था और डर से घुटनों के बल क्रॉल करते रहे। वे लगातार ट्रेम्बलिंग और टीयर्स बहाते हुए प्लीडिंग कर रहे थे। क्या क्या दो सैड और पेनफुल स्क्रीम्स साइमल्टेनियसली कमरे में गूंजे। इन दो की दर्दनाक आवाजों से पता चलता है कि वे ट्रिमेंडस पेन सह रहे थे, जिसे ऑर्डिनरी लोग नहीं सह सकते। यह अत्यंत ब्रूटल सीन जांग टिanxiong के दिल में कोई हलचल नहीं पैदा कर सका। जांग टिanxiong खड़ा हुआ, अपने पैंट्स पर हल्का सा डस्ट पैट किया और दर्द में लुढ़क रहे तीनों लोगों की तरफ ब्लाइंड आई किया। फिर उसने हाथ उठाया और उसके पास खड़े आदमी को बेकन किया। बॉस के एक्शंस देखकर आदमी बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ा, बॉक्स खोला, सिगार निकाला, बॉस को लाइट किया और फिर वहीं वापस खड़ा हो गया। जांग टिanxiong ने सिगार की एक सिप ली, पीछे खड़े आदमी की तरफ सिर घुमाया और कहा, आनंद, इसे तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं। मैं अब अश्योर्ड हूं। आनंद से बात खत्म की। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर हल्का थपथपाया, जिसमें कुछ गंभीर अर्थ था। फिर उसने मुड़कर कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ कमरे से बाहर चला गया और पीछे आनंद और तीन लोग जमीन पर लुढ़कते हुए दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जांग चेनशोंग के बॉडीगार्ड्स के साथ जाने के बाद आनंद ने जोर जोर से चिल्लाते तीनों लोगों से कहा, अरे शर्म करो, तुम तीनों चिल्लाना बंद करो और अगर तुम मुझे बताए तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। ऊ ऊ शीडोंगचेंग और तीनों आनंद से इतना डर गए कि उन्होंने टूटे हुए हाथ के दर्द को सहते हुए धीरे धीरे फुसफुसाया, सच में तुम तीनों मूर्ख हो। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट रिजॉर्ट का बॉस इतना शक्तिशाली नहीं है। ब्रदर शोंग ने बार बार कहा था कि रिजॉर्ट और उसके आसपास मत जाओ। इस बार तुमने क्या किया? सिर्फ इधर उधर घूमे नहीं, बल्कि उसके लोगों से भी लड़ाई कर दी। क्या बड़ी स्किल है। आनंद ने शीडोंगचैंग और तीनों को गुस्से में डांटा। अंकल नैन, हमें पता है कि हम गलत थे। शीडोंगचैंग और उसके दो भाई रोते हुए अपनी गलती मान गए। हु आनंद ने सांस छोड़ी, मन शांत किया, फिर अपने असिस्टेंट से कहा, तीनों को अस्पताल ले जाओ। जब उनकी इंजरीज ठीक हो जाएं, तो उन्हें रिजॉर्ट भेजो ताकि वे जो लोगों को पीटा गया उनके पास जाकर अपोलोजाइज कर सकें। ठीक है, असिस्टेंट ने सिर हिलाया, फिर स्टाफ को ग्रीट किया और इंजर्ड शीडोंगचैंग और दोनों भाइयों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस ट्रिवियल मैटर को निपटाने के बाद जान चंग ने ड्राइवर से कहा कि उसे प्राइवेट विला ले जाए। विला लाई सिटी के आउटस्कर्ट्स में दूर दराज जगह पर स्थित थी। इसके रेट्रो यूरोपियन स्टाइल डेकोरेशन ने पुराने जमाने की ग्लोरियस मैनर जैसा इंप्रेशन दिया, लेकिन मॉडर्निटी से भरी हुई। पहली नजर में इस विला की गॉर्जियस अपीयरेंस आपको अट्रैक्ट कर लेती थी। विला के प्राइवेट पूल में एक सुंदर मिडिल एज्ड महिला पानी में तैर रही थी। उसका कॉन्वेक्स कर्व बॉडी टाइट और सिडक्टिव स्विमसूट में था।
हिप्स और अंजुलेशंस परफेक्ट कर्व में थे और दो लंबे स्नो व्हाइट लेग्स पानी में हल्के से स्वे कर रहे थे जैसे कोई मरमेड। उसने सिर ऊपर उठाया, डेलिकेटली चीक्स दिखाते हुए, मैच्योर और मूवी स्टार जैसी फेस के साथ। वो अपनी बॉडी को लेटाकर आसमान की ओर फेस किए, आर्म्स को धीरे फैलाकर साइड्स पर टांग दी और क्वाइटली नेचर के एम्ब्रेस में ब्लेंड होकर एंजॉय कर रही थी। फिर सेकेंड ऑर्डर पीक साइकिक एनर्जी इस महिला से रेडिएट हुई और सराउंडिंग एयर में फ्री साइकिक एनर्जी धीरे धीरे उसकी ओर केंद्रित हुई। वह कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रही थी। जांग चैनशंग ने घर आते हुए फ्लावर शॉप से बड़े बुके ऑफ रोजेस खरीदे जो वह अपनी ब्यूटीफुल पत्नी को देने का प्लान कर रहा था। फ्लावर्स हाथ में लेकर उसके चेहरे पर फोर्टिट्यूड और विसिसिट्यूड्स के बीच जेंटल और टेंडर एक्सप्रेशन आया, पूरी तरह से पहले की इंडिफरेंस और रथलेसनेस के बिना। विला में एंटर करते हुए जांग तियानशोंग पूल तक गया और देखा कि उसकी पत्नी प्रैक्टिस कर रही थी। उसने सिगार उठाया, लाउंज चेयर पर बैठा, धीरे से रोजेस रखा, फिर लेजर में सिगार का स्मोक इनहेल किया और पूल में तैरती अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की एडमायरिंग नजरों से सराहा जो उसने इतने सालों तक कभी टायर्स नहीं हुई। इस समय जंग का प्राइवेट फोन बजा। उसने फोन निकाला, देखा और उठाया। दूसरी तरफ मिडिल एज्ड आदमी की डीप वॉइस आई। मिस्टर जैंग, क्या आप व्यस्त हैं? मिस्टर चेन, क्या बात है? जांग चैनशंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब आप फ्री हो मेरे पास आइए, मुझे आपसे कुछ फेवर मांगना है। दूसरी तरफ आदमी ने कहा, ठीक है, मैं समय तय लूंगा। जांग चैनशंग मुस्कुराया, फिर कैजुअली कहा, जैसे कुछ याद आया हो। ओह, वैसे प्रेसिडेंट चेन, मैंने अभी सुना कि आपके सबॉर्डिनेट से किसी से लड़ाई हुई और वो कुछ लोग अभी भी मेरे हाथ में हैं। क्या यह सच है? जंग चेनशंग ने थोड़ा कंसर्न टोन में पूछा, जैसे उसने अभी सुना हो। असल में यह सच था। उसने सच में केवल सुबह इस खबर को पाया था। हालांकि 2 दिन हो गए और चेन जिंगटाओ, जो लार्ज फोर्स के साथ था, ने कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं किया। जंग चैनशंग को भरोसा नहीं था कि चेन जिंगटाओ को कोई न्यूज नहीं मिली। जांग टियानशोंग की बात सुनते ही चेन जिंगटाओ के नैरो माइंडेड सोच साफ हो गई। चेन जिंगटाओ ने इतना समय क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह जांग टियानशोंग को फेस दे रहा था। आखिरकार ये लोग सभी उसके हाथ में थे, इसलिए चेन जिंगटाओ ने कुछ नहीं किया। मीनिंग स्पष्ट था कि वह उसे हैंडल करने देना चाहता था। ओह, ऐसा कुछ हुआ लगता है। कुछ इग्नोरेंट लोग बस आर्ग्यू कर रहे थे, ध्यान मत दो। चेन जिंगटाओ ने फेंट टोन में कहा, जैसे उसे परवाह ही नहीं। जांग टियानशोंग ने विश्वास नहीं किया। अगर उसने सच में कुछ नहीं किया तो नैरो माइंडेड जिंगटाओ जरूर बड़ा मूव करता, शी डोंगचांग और बाकी दोनों के लिए। इतना पावरफुल कैरेक्टर वास्तव में फियरफुल था। सुना था कि कई साल पहले उसकी पत्नी ने मिस्ट्रेस खोजने के कारण उसे पकड़ा था। जांग चंग अपने मन में थोड़ी हंसी रोक नहीं पाया। रोड पर हर कोई जानता था, कोई बोल नहीं सकता था, पर प्राइवेट में कुछ लोग डिस्कस और लैफ करते थे। जांग टियानशोंग ने उस समय हिस्सा नहीं लिया। वह सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था। अगर चेन जिंगटाओ को प्राइवेट डिस्कशन पता चल जाता तो जो भी उसमें हिस्सा लेते उनके लिए अच्छा नहीं होता। वही वजह थी कि वह देख सकता था कि कोई छोटे से अब कहां तक पहुंच सकता है। हे, ऐसा कैसे हो सकता है? जंग चेनशंग ने चेन जिंगटाओ से कहा, मैंने आनंद को यह मैटर हैंडल करने के लिए कहा। एक लड़का उसका नेफ्यू है। तुम जानते हो, आनंद लगभग 20 साल से मेरे साथ है। वह थोड़ा फेस देना चाहता है, अपने भाई के दिल को चिल करना चाहता है। मैं बॉस नहीं हूं। हे, आप तो इतने ओल्ड हो एंड नॉवल डॉट मी, नोजी की स्टिंकी समस्या, इसे कैसे न हटाया जाए? बस कुछ इनफेक्टिव लोग ट्रबल कर रहे हैं। इतनी गंभीरता क्यों? चेन जिंगटाओ ने शंका जताई। हे, जांग टियानशोंग मुस्कुराया, स्टबल उठाए बिना कहा, वैसे लास्ट टाइम यूरोप से कोई अच्छा वाइन लाए थे। हे, मैं जानता हूं आप कैसे हैं। आओ और इसे खास तुम्हारे लिए रखो। ठीक है, फिर संबंध अच्छा है, मैं इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वाइन में इतना अच्छा क्या है? मुझे अपनी यंगर सिबलिंग्स की क्राफ्ट्समैनशिप याद आती है। उसके पकाए डिशेस 5 स्टार होटल के कुक से बेटर है। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हैं? देखो, जब समय मिले आओ और मैं उसे तुम्हारे लिए करवा दूंगा। हाँ हाँ, इतनी सुंदर वाइफ, आप उसे ऐसे रफ काम करने देंगे? विमेन, अगर तुम वर्चुअस नहीं हो, अगर सिंपल चीज जैसे कुकिंग नहीं कर सकते, तो शादी करने का क्या फायदा? जांग थी माचो एटीट्यूड में कहा और साथ ही ध्यान से पूल में अपनी वाइफ को देखा।
दोनों के हाइपोक्रिटिकल और प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन का अंत हार्मोनियस एटमॉस्फेयर में हुआ। फोन रखकर जांग चोंग ने देखा कि उसकी मैच्योर और ब्यूटीफुल वाइफ पूल से शोर की तरफ आ चुकी थी। जांग चैनशोंग की पत्नी के गीले बाल पानी टपकते हुए हरे लॉन पर गिर रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया और पास रखे तौलिए को उठाया, सिर थोड़ा झुकाकर अपने काले बालों को तौलिए से पोंछा, एक पैर उठाया और हल्का सा हिला। फिर जांग चैनशोंग की तरफ बढ़ते हुए कैजुअली पूछा, किसे कॉल कर रहे हो? जांग चोंग ने अपनी सुंदर परिपक्व पत्नी को देखा जो बाल पोंछ रही थी, मुस्कुराया और कैजुअली जवाब दिया, एक बड़ा मूर्ख, कोई नहीं है सही। परिपक्व महिला ने जांग चैनचोंग की तरफ सुंदर नजर डाली और फिर पूछना बंद कर दिया। फिर उसने धीरे से बाल पोंछे, जांग चैनचोंग के पास वाली कुर्सी पर बैठी और कहा, हर दिन 2 दिन में मैं चीन लौटकर अपनी बेटी के साथ रहूंगी। तुम यहां अकेले घर पर रह सकते हो। तुम फिर से चीन क्यों लौट रही हो? क्या तुम अभी 1 महीने पहले ही नहीं गई थी? थियानशियोंग ने शिकायत करते हुए कहा। थियानशियोंग का निकनेम था। बहुत से लोग इसे जानते थे, लेकिन कोई भी इसे बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ शब्द चोंग ही उसके योग्य है। वह एक कंटेम्पररी हीरो है। थियानचिन कहना थोड़ा मदरली लगता। आजकल शायद केवल उसकी प्यारी पत्नी ही उसे ऐसा कहती, और शायद उसकी बेटी भी। क्या लड़की ने तुम्हें फिर से बुलाया? तुम्हें चीन लौटकर उसके साथ रहना है? जांग चैनशोंग ने हाथ उठाकर सिगार पीते हुए जेंटली पूछा। बाल पोंछती हुई युवती ने उसे देखा। सिगार पीते हुए उसकी मुलायम और नमी भरी आंखें अचानक गंभीर हो गई और उसने बिना जवाब दिए उसे घूरा। उनकी खूबसूरत आंखें गहरी और अंधेरी थीं, जैसे अतीत को देख रही हो, नीचे का पता न चलता हो, और लंबे समय तक एक ट्रांस जैसी स्थिति बनी रही, जैसे किसी भी समय उसमें गिर सकती हो। ठीक है, मैं अब सिगार नहीं पी रहा। जांग चोंग ने देखा उसकी पत्नी ऐसा देख रही है, तुरंत सिगार एस्ट्रे में डाल दिया और हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। उसके चेहरे पर अपनी पत्नी के लिए टेंडर प्यार का स्पर्श था। वह जानता था कि उसकी पत्नी को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए आमतौर पर उसके सामने नहीं पीता। आज शायद अपवाद था। उसकी पत्नी जेंग युनशी ने उसे पकड़ा जब वह हताश था। उस समय जेंग युनशी ग्रेसफुल ब्यूटी थी। पहले वह उसके संपर्क में नहीं आना चाहती थी, फिर उसे पीछा किया गया। जांग चेनशोंग को लगता था कि वह बहुत लकी है। जब वह अब भी एक सीधे साधे बच्चे था, तब एक सुंदर और इंटेलेक्चुअल लड़की का उसका पीछा करना एक लकी चीज थी। इसलिए वह इसे बहुत चेरिश करता है और हमेशा अपनी पत्नी के लिए डीप लव और अकोमोडेशन रखता है। जेंग यंशी ने देखा कि उसने सिगार दबा दी। उसकी थोड़ी सी झुकी हुई आईब्राउज भी धीरे धीरे खुल गई और फिर उसने कहा, ठीक है, उसने मुझे बुलाया और मुझे उसकी थोड़ी याद भी आई। बस समर वेकेशन शुरू होने वाली है। इस बार मैं अपनी बेटी के साथ चीन लौट जाऊंगी और उसके बाद उसके समर वेकेशन के बाद वापस आ जाऊंगी। माँ और बेटी के बीच गहरा प्यार है। ओह, अच्छा है, अब मुझे अकेला छोड़ दो। जांग चैनशोंग ने आधा मजाकिया अंदाज में कहा, तुम मेरे साथ चीन क्यों नहीं आओगे? जेंग युनची ने सुझाव दिया जब उसके पति ने कहा कि वह पिटिफुल है। जांग चैनशोंग ने सिर शेक किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ चीन नहीं जाऊंगा। इस समय सड़क पर स्थिति थोड़ी टेंस है। मैं यहां रहकर ओवरऑल सिचुएशन लीड करना चाहता हूं। सड़क पर तुम इतने सालों से गोल्डन बेसिन में हाथ धो रहे हो, फिर भी उनके ट्रबल्स का ख्याल क्यों रखते हो? जेंग युनशी ने बहुत अपसेट होकर कहा, ओह, मैं भी नहीं चाहता कि उनकी मदद करूं, लेकिन ये लोग उन वर्षों में जब मैं मुश्किल में था, मेरी मदद कर चुके हैं। अब जब वे कठिनाइयों में हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं, अगर मैं मदद नहीं करूंगा, तो जो लोग मेरे पीछे हैं, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जांग चैनशोंग ने अपनी पत्नी को समझाया। जेंग युनशी भी जांगशोंग की मुश्किलें जानती थी। वह बस अपनी डिससैटिस्फैक्शन वरना चाहती थी, उसकी करियर डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करना चाहती थी। युनशी, तुम्हें उनके मामलों में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे फ्रीडम का सेंस है। अगर चीजें वास्तव में इम्पॉसिबल हो, तो मैं छोड़ दूंगा। चैनशोंग ने अपनी पत्नी को कंफर्ट किया। ठीक है, तुम ऐसा कहते हो, तुम्हें चीजें छोड़नी ही चाहिए। अगर सच में नहीं छोड़ सकते, तो मेरी और मेरी बेटी के बारे में सोचो। जानता हूं, बहुत जल्दी हो गया। अब आराम करते हैं। जांग चियांशंग मुस्कुराया, फिर अपनी पत्नी की तरफ गया, उसे गले लगाया और विला के पीछे वाले बेडरूम की तरफ चला गया।
चीन के उत्तर में ग्रेट वॉर 15वीं तारीख को पहली टाउन में फूट पड़ा। इसके बाद ऑपोजिट साइड का पिग हेड आर्मी गायब हो गया और सब कुछ पहले की तरह हो गया। लिन फेई द्वारा युद्ध के दिन किए गए ग्रुप थेरेपी के अलावा युद्ध में शामिल पर्सनल बहुत हैरान थे। दूसरे दिन वर्ल्ड चैनल खुलने के बाद जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, उन्होंने सिचुएशन रिपोर्ट किया जिसने सबको फिर से शॉक किया। उस समय लुजो और बायमोयन और थर्ड टियर पीक और उससे ऊपर की स्ट्रेंथ वाले इन्वेस्टिगेटर्स वर्ल्ड चैनल के जरिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए। वे क्रेटर्ड डेवस्टेटेड अर्थ को देख चौंक गए जो मीटियोराइट से प्रभावित हुई थी। उनके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ की एक्सप्रेशंस थी। कई किलोमीटर के रेडियस में सभी लैंडफॉर्म्स डिस्ट्रॉयड और बदल गए थे। डिस्ट्रक्टिव पावर वाकई अमेजिंग था, खासकर जमीन पर कई क्रेटर्स जिनकी डेप्थ 20 मीटर से अधिक थी सबसे शॉकिंग थी। उनमें सबसे पावरफुल लुजुओ ने कहा, भले ही मैं इतनी बड़ी शक्ति चला सकता हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या तक पहुंचाना मुश्किल है। फिर सभी ने गेस लगाया कि यहां पहले टियर 5 प्रैक्टिशनर्स की बैटल हुई थी, जो इस बात के लिए सही बैठती थी कि पिगहेड लॉर्ड ने रिट्रीट और डिसअपीयर किया। हालांकि सबको फिफ्थ ऑर्डर कल्टिवेटर की शक्ति के बारे में पता नहीं था और वे थोड़ा वरीड थे कि क्या ओपोनेंट ब्लू स्टार पर हमला करने वाला कोई और इविल पावर होगा। लेकिन फिलहाल मिस्टीरियस फिफ्थ ऑर्डर प्रैक्टिशनर को साइड में रख दें और अच्छे पक्ष पर ध्यान दें। कम से कम इस बड़ी डिफीट के बाद पिगहेड आर्मी टाउन 1 में लंबी अवधि तक नहीं आएगी और ह्यूमन साइड कुछ समय के लिए स्टेडली डेवलप कर सकेगी। दिन बीत गए। पिछले युद्ध के 4 दिन हो चुके हैं। आज थर्सडे है, मौसम क्लियर और सनी है और सुबह 9 बजे है। लिन फे, जो सोफा पर पीछे झुका था, अभी अभी रोंगचेंग पर्सनल के डॉर्मेटरी में सुप्रीम ग्लोरी का गेम हार चुका था। वह टीममेट को रिपोर्ट करने वाला था कि शी यूरोंग ने कॉल किया। हेलो डायरेक्टर शे, लिन फे, मैं अभी मीटिंग खत्म करके आई हूं और तुम्हें अच्छी खबर देने वाली हूं। क्या खबर है? लिन फे ने पूछा। अब स्थिति स्थिर है। कुछ लोग पहले रोंगचेंग लौट सकते हैं, ने ब्रिस्कली कहा। कुछ लोगों में मुझे भी शामिल किया गया है? चीफे मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम्हें भी शामिल किया गया है। वापसी का स्पेसिफिक समय कब है? तुम आज ही जा सकते हो। अगर आज ही रोंगचेंग जाना है तो 4 बजे दोपहर में फ्लाइट है। ठीक है, धन्यवाद, पता है। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी रोंगचेंग नहीं लौटना चाहिए। लिनफे ने शेयूरोंग से पूछा। मुझे वापस आने से पहले शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। फिर लिनफे ने यूरोंग से थोड़ी बात की। फोन काटने के बाद उसने वीचैट खोला, अपने तीनों समूह, खुद जोयू और वांग शाओरू की चैट ढूंढी और संदेश भेजा। बिजनेस ट्रिप के बाद मैं दोपहर में रोंगचेंग लौटूंगा। आज रात खाना खाते हैं। कुछ मिनट बाद कोई जवाब नहीं आया। उस समय दोनों शायद काम में व्यस्त थे और लिनफे का संदेश देख नहीं पाए। जो यू और वांग शाओरू जवाब देने से पहले लिनफे ने ज्याओ का वीचैट खोजा और संदेश भेजा। मैं दोपहर में रोंगचेंग लौट रहा हूं। क्या तुम्हें कोई नोटिस मिला है कि मैं कब जा सकता हूं? ज्याओ ने जल्दी जवाब दिया। लिनफे के संदेश के 1 मिनट के भीतर उत्तर आया। मैंने अभी सूचना पाई है कि पहले बैच में टियर 3 के नीचे के कॉम्बैट पर्सनल ही लौटेंगे। मुझे सेकंड बैच का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बैच के जाने के बाद सेकंड बैच जल्दी आएगा। आखिरकार यहां अब लंबे समय तक कोई युद्ध नहीं होगा। मैं लौटने के बाद सभी एक साथ खाना खाएंगे। हाँ। समय जल्दी बीत गया और लिन फे ने दोपहर 4 बजे रोंगचेंग लौटने वाली फ्लाइट में बोर्ड किया। लिन फे के अलावा इस फ्लाइट में 30 से अधिक यात्री थे। जब उन्होंने लिन फे को एक कोने में बैठे देखा, तो वे समय समय पर उसकी ओर देखते। इस युवा को टी शर्ट और जीन्स में देखकर, जो अपने आसपास से बहुत अलग दिख रहा था, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही वह युवक है। हालांकि हर कोई उस पिगहेड के पास जाकर बात करना चाहता था, जिसने अपनी शक्ति से टियर 4 के मिड स्टेज शक्ति वाले को मारा और अपनी एबिलिटी से एक बार में हजारों घायल बचाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लिन फे ने ईयरफोन्स लगाकर आंखें बंद कर ली हैं, तो समझ गए कि वह दूसरों से बात नहीं करना चाहता और सभी ने आगे बढ़कर बात करने का विचार छोड़ दिया। बूम। कुछ देर इंतजार के बाद विमान उड़ान भरने लगा और गति लगातार बढ़ी। कुछ ही सेकंड में शरीर में वेटलेसनेस का एहसास हुआ। इस समय लिन फे ने आंखें खोली और खिड़की से नीचे देखा। उसने पहली टाउन को अपनी आंखों में छोटा होते देखा। अंततः मैं घर जा सकता हूं,
इस बार बाहर निकलना सच में बहुत लंबा था। लिनफे ने अपने दिल में सोचा, तेजी से दूर होती पहली टाउन को देखते हुए। फिर उसे याद आया कि शे यूरोंग ने पहले उससे क्या कहा था। फेंटन तारीख को ब्लू स्टार के प्रत्येक टाउन में बैटल स्थिति के बारे में। ब्लू स्टार में कुल 6 वर्ल्ड चैनल्स हैं। छठी टाउन यचेंग को छोड़कर, जो ब्लू स्टार टैलेंट ट्रेनिंग बेस में बदल दी गई थी, बाकी 5 टाउन्स में 15 तारीख को वर्ल्ड चैनल बदलने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड की ताकत ने इन्वेजन किया। बेशक ये इन्वेडर्स अंततः वेल प्रिपेयर्ड इन्वेस्टिगेटर्स से हार गए। इनमें पहली टाउन, जहां लिन फेई ने युद्ध में भाग लिया, सबसे अधिक इन्वेडेड हुई थी, लेकिन युद्ध में शामिल लोगों की संख्या सबसे कम थी। कुल फसीथा लोग युद्ध में थे और अंजिव 300 से अधिक मारे गए। जैसे कि तीसरी टाउन यूएस, चौथी टाउन सऊदी अरेबिया और पांचवी टाउन यूरोप, इन तीनों में फाइटिंग कंडीशंस बहुत फियर्स नहीं थी और विक्टिम्स लगभग 3000 के आसपास थे। सबसे अधिक विक्टिम्स दूसरी टाउन कैंटर नेशन में थे। ऑपोजिट साइड का एलियन बीस्ट अलायंस पहले से कहीं अधिक पावरफुल ऑल आउट अटैक में उतरा। विभिन्न देशों से कुल 8000 इन्वेस्टिगेटर्स इस ट्रैजिक डिफेंस बैटल में शामिल हुए। अंततः 7900 इन्वेस्टिगेटर्स की सैक्रिफाइस हुई। इस बार के बाद ब्लू स्टार अलायंस के देश पहले से कहीं अधिक यूनाइटेड होंगे, लिन फेई ने खुद से कहा। फिर आंखें बंद की, संगीत सुना और विमान के ग्राउंड पर पहुंचने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, एक व्यस्त दिन के ऑफिस वर्कर्स काम खत्म करके लौटने लगे। साथी और दोस्तों के बीच कुछ 2-3 समूह में मिलकर खाना पीना शुरू कर दिए। रोंगचेंग के ईस्ट एरिया में हॉटपॉट रेस्टोरेंट के बाहर 2 अर्बन ब्यूटीज हंसते खेलते पहुंची। उन्होंने सड़क पार की और रेस्टोरेंट की ओर बढ़ी। आज वांग शाओरू ने अपने लंबे बालों को बांधकर टॉप नॉट बनाया। उसका एलिगेंट मेकअप बहुत स्वीट था। गॉर्जियस लूस येलो स्ट्राइप्ड शॉर्ट स्लीव टॉप यूथफुल और एनर्जेटिक लग रहा था। वाइड टी शर्ट थाइज को ढक रहा था, केवल डेनिम शॉर्ट्स का छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा था और नीचे स्लिम व्हाइट लेग्स दिख रही थी। इस स्टाइल में वो की लॉन्ग लेगेड सीनरी और भी चार्मिंग लग रही थी। जोयू की तुलना में उसके कपड़े अधिक आकर्षक थे। लंबी वेवी ब्लैक हेयर पीछे बांधी हुई, उसका एक्सक्विजिट फेस केवल प्लेन मेकअप में, अपर बॉडी में क्लीन शर्ट। शर्ट का साइज उसके लिए थोड़ा लूज था, लेकिन उसके लिप्स की फियर्सनेस ने लोगों को प्रभावित किया। लोअर बॉडी में हाई वेस्टेड लूज व्हाइट ट्राउजर्स थे, जो उसकी चार्म और ग्रेस दिखा रहे थे। आज डिनर के बाद शॉपिंग करनी थी, इसलिए जोये और वांग शाओरू ने हाई हील्स नहीं पहनी, बल्कि छोटे व्हाइट शूज। 2 अर्बन ब्यूटीज अलग अलग स्टाइल में रेस्टोरेंट में प्रवेश करती हैं और तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। जोई और वांग शाओरू इस तरह के नजरों की आदत डाल चुकी थी। वे कॉमली रेस्टोरेंट के फ्रंट डेस्क पर पहुंची। वेटर को रिजर्वेशन कोड दिखाया और एक वेट्रेस ने प्राइवेट रूम तक उन्हें लगभग 1 महीने पहले ही लीड किया। प्राइवेट रूम में जोये, जिसने डिशेस ऑर्डर किए थे, अपनी चाय का एक कप भरा, एक ही घूंट में पी और वांग शाओरू से कहा, शाओरू, जब लिन फे बाद में आएगा, मैं सियाम यात्रा के बारे में उससे बात करूंगी। तब तुम मेरी मदद कर सकती हो। वांग शाओरू ने चाय का घूंट लिया, कप नीचे रखा और जोयो की तरफ मुस्कुराई। तुम लिन फे को खुद ही हैंडल कर सकती हो, फिर मुझे मदद क्यों चाहिए? हालांकि मैं अकेले कर सकती हूं। मैं क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहती। कल फ्राइडे है, अगर ये काम हो गया तो हम कल दोपहर ही निकलेंगे। जोयू ने योजना बनाई। कल दोपहर निकले। क्या ये जल्दी नहीं होगा? तुम्हें तो पता है कि लिन फे अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा है, तो उसे कुछ दिन आराम क्यों नहीं देना? वांग शाओरू ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, हूं, सही कह रही हो। या फिर अगले हफ्ते के वीकेंड के लिए टाइम तय कर दें, पहले लिन फे को एक हफ्ते आराम करने दें। जो यू ने सोचते हुए कहा। वांग शाओरू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लगभग एक हफ्ता ही तो है। जो यू और वांग शाओरू ने यात्रा का समय डिस्कस किया। सहमति बनने के बाद बॉक्स का दरवाजा धीरे से खुला। दोनों ने पीछे की ओर मूवमेंट सुनी और एक साथ पीछे मुड़े। जैसे ही उन्होंने व्यक्ति को देखा, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। लिन फे, हाय। लिन फे ने दोनों को ग्रीट किया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वांग शाओरू ने टेबल पर रखी टी पॉट और टी कप उठाई, लिन फे को एक कप चाय दी और पूछा, ये बिजनेस ट्रिप मुश्किल रही? 15वीं तारीख की दोपहर की लड़ाई को छोड़कर बाकी समय में लगभग सभी अपने डॉर्मेटरी में ही थे। लिन फे ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास मुश्किल नहीं थी। बिजी टाइम सिर्फ एक दोपहर का था।
जो भी पास बैठी जोयू ने लिनफे के चेहरे को देखा, हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराई। शाओरू, मुझे भी नहीं लगता कि ये बिजनेस ट्रिप इतना थकाने वाला होगा। देखो, उसका चेहरा बिजनेस ट्रिप के बाद पहले से थोड़ा फुल है। लिनफे का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। जो यू ने बिल्कुल सही कहा। असल में पहला टाउन में उसने ज्यादातर समय डॉर्मेटरी में बिताया था और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं किया, जिससे उसका वेट बढ़ गया। लिनफे, जैसे शाओयुए ने कहा, तुम थोड़े फैट लग रहे हो। वांग शाओरू ने हंसते हुए कहा, यह सब ब्यूरो ऑफ एनर्जी के बनाए खाने का कमाल है। बहुत अच्छा था। लिनफे ने इंटरनली अपने इवैल्यूएशन में कैंटीन शेफ्स को थम्स अप दिया। जोयो को कुछ याद आया, उसने पूछा, लिनफे, क्या तुमने हमारे लिए गिफ्ट्स लाना याद रखा? अरे, भूल ही गया। फर्स्ट टाउन में सुवेनियर्स बेचने की कोई शॉप नहीं थी। लेना चाहा पर ले नहीं पाया, और ज्यादातर समय डॉर्मेटरी में ही था। गिफ्ट्स का परचेस पीछे छूट गया। लिनफे ने जवाब नहीं दिया तो जोयो ने बहुत सैड होने का नाटक किया। अरे, तुमने हमारे लिए गिफ्ट्स नहीं लाए। पता है ना, लास्ट टाइम मैं बीजिंग गई थी क्लासमेट की शादी में, और मैंने जल्दी से गिफ्ट दिया था, और शाओरू ने भी गिफ्ट लाया। बात खत्म करने के बाद लिनफे ने देखा कि जोयू ने टेबल के नीचे से एक स्मॉल बैग निकाली, जिसमें उसने लोकल स्पेशलिटीज रखी थी। वांग शाओरू ने जोयो को देखा और उसकी मिस्चीवस नजरों को पकड़ लिया। दिल में मुस्कुराई, शाओयुए इसे ब्रेक थ्रू के लिए यूज करने वाली है। जैसा वांग शाओरू ने सोचा वैसा ही हुआ। लिनफे ने थोड़ी एम्बेरसमेंट के साथ कहा, अरे, सच में सॉरी, जहां मैं बिजनेस गया था वहां सुवेनियर की शॉप नहीं थी, और वापसी में हरी में था, इसलिए गिफ्ट्स लेने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर ये जस्टिफाइड है। जो यू ने बहुत जेनरस होकर कहा, और फिर लोकल स्पेशलिटीज का बैग लिनफे की ओर पुश कर दिया। अगर मैं फ्यूचर में ट्रैवल करूं तो और भी गिफ्ट्स लाऊंगा। लिनफे ने दोनों से प्रॉमिस किया और फिर बैग खोलकर जोयू की स्पेशलिटीज निकाली। ये रोज केक है, बीजिंग में बहुत पॉपुलर है, तुम ट्राई कर सकते हो। लिनफे ने अनपैक किया, रोज केक का एक पीस लिया और टेस्ट किया। फिर उसने नॉड किया और कहा, स्वाद वाकई में अच्छा है। आउटर स्किन क्रिस्पी और नॉन ग्रीसी है, और अंदर रिच रोज फ्लेवर है। पसंद आया? जू ने पूछा जब लिनफे ने उसका कमेंट किया। हाँ। लिनफे ने सिर हिलाया, रोज केक 2 बाइट्स में खा लिया और बाकी रोज केक को डायमेंशन स्पेस में रख दिया। लिनफे का अफर्मेटिव रिप्लाई मिलने के बाद जोयू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाल ही में वर्क में थोड़ी टायर्ड हूं। सच में, मैं किसी जगह ट्रैवल करके रिलैक्स करना और अपने स्टेट को एडजस्ट करना चाहती हूं। शाओए ने शुरू कर दिया। वांग शाओरू ने टी कप उठाया और सिप लिया। उस समय उसने देखा जोयो उसकी ओर विंक कर रही थी। लिनफे ने हल्का सिर हिलाया और वांग शाओरू ने भी जोयो की बात एको की। चूंकि लिनफे ने लास्ट टाइम चाओयांग जिम्नेशियम को डिफीट किया, बहुत सारे लोग हमारे वाइटैलिटी जिम्नेशियम में वर्कआउट करने आने लगे। मेरा वर्क थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया है, सच में थोड़ी टायर्ड हूं। लिनफे ने कॉमली टीपॉट उठाया और अपने टी कप में चाय डाली। जोयो की बात का इम्प्लीकेशन बहुत क्लियर था। थोड़ा सरप्राइजिंग था कि वांग शाओरू, जो यूजुअली मदद नहीं करती, इस बार जोयो के साइड में थी। शाओरू ने भी यही कहा। लगता है इस समय वो वाकई थोड़े टायर्ड हैं वर्क में। लिनफे ने उनकी तरफ केयरलेसली देखा, मानो जोयो ने कैजुअली सजेस्ट किया कि वो ट्रैवल करना चाहती हैं। वर्क के साथ रेस्ट सही वे ऑफ लाइफ है। चूंकि आप लोग थोड़े टायर्ड हैं, चलो किसी जगह चूज करके बाहर घूमते हैं, ने मुस्कुराते हुए कहा। "हम्म, तुम इतना रेडली क्यों अग्री कर गए प्ले पर जाने के लिए? मेरी इमेजिनेशन में स्क्रिप्ट के अनुसार लिनफे को थोड़ी बार रिफ्यूज करना चाहिए था। हम दोनों के रिपीटेड कोर्शन में आखिर में बस अग्री कर दिया। जो यूए ने लिनफे को ब्लैंक स्टेयर में देखा, नॉड किया और फिर टेंटेटिवली कहा, या फिर चलो लेचेंग इन सियाम चलते हैं। मेरी कॉलीग पहले वहां गई थी और उसने कहा कि वो बहुत अच्छा है। ये ट्रैवल करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। लिनफे ने इंटरनली सोचा, हाँ, मुझे पता था जोयू, ये औरत निश्चित रूप से यही सजेशन देगी। फिर उसने सिर घुमाकर वांग शाओरू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शाओरू, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, वहां रिलैक्स करने के लिए जगह है और लेचेंग इन सियाम वाकई ट्रैवल करने के लिए अच्छा है। एब्रॉड जाने वाले कई लोग वहां गए हैं। वांग शाओरू ने कहा, ठीक है, चलो सियाम चलते हैं। कल वर्क के बाद सीधे निकलते हैं। लिनफे ने कहा, हूं? जोयो और वांग शाओरू हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिनफे ने कल निकलने का डिसीजन लिया। क्या हुआ?
क्या हुआ तुम लोगों, इतनी सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन क्यों है? लिन फेई मुस्कुराते हुए पूछा। तुम तो आज ही बिजनेस ट्रिप से वापस आए हो। अगर कल निकल गए तो जल्दी नहीं होगा, या फिर कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए? वांग शाओरू ने सुझाव दिया। हाँ, चिंता मत करो, हम अगले हफ्ते के वीकेंड तक वेट कर सकते हैं। तुमने नहीं कहा था कि हाल ही में काम में थोड़ी थकान है और तुम बाहर जाकर रिलैक्स करना चाहती हो? अगर रिलैक्स करना है तो इसे अगले हफ्ते तक मत टालो। ज्यादा दबाव इकट्ठा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। और सच कहूं तो इस बिजनेस ट्रिप में ज्यादातर समय मैं बस पैडलिंग कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। इसलिए मेरी तरफ से बाहर घूमने की चिंता मत करो। लिनफेई ने रिलैक्स टोन में कहा, और वांग शाओरू, जब लिनफेई ने उनकी सेहत की इतनी परवाह दिखाई तो दोनों थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो गई। इसके बाद जोयुए और वांग शाओरू द्वारा ऑर्डर किए गए हॉटपॉट के व्यंजन वेटर ने लाकर परोसे और तीनों ने खाना शुरू किया और बातचीत में लग गए। रात के 8:30 पर लिन फेई के घर में सफेद रोशनी चमकी। असल में जोयुए और वांग शाओरू ने सोचा था कि खाना खाने के बाद लिन फेई को लेकर शॉपिंग चलेंगे, लेकिन उन्होंने तय किया कि कल दोपहर को श्याम जाने हैं। इसलिए उन्होंने आज सुबह जल्दी घर लौटकर अपने सामान की पैकिंग कर ली और शॉपिंग के लिए तैयार हो गए। लिनफे घर लौटे और जैसे ही इंडोर लाइट एन की, बालकनी पर से कोई फिगर जल्दी से लिविंग रूम में दौड़ा। लिनफे, तुम वापस आ गए। चीसे हुआ कूद पड़ी, कॉफी टेबल पर छपटी और लिनफे की तरफ देखने लगी। हाँ, वापस आ गया। तुमने मेरे न होने के दौरान कोई ट्रबल नहीं किया ना? लिनफे ने कैजुअली पूछा और टीवी चालू किया। चीसे हुआ का एक्सप्रेशन ठहर गया, उसकी आंखें थोड़ी विचलित थीं। उसने कहा, नहीं, मैं और लिटिल स्पैरोज ऑनेस्टली इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लिन फेई ने की एबनॉर्मेलिटी को नोटिस किए बिना सिर हिलाया और फिर अपने बेडरूम की ओर बढ़ा, जहां वह पजामाज में बैथ लेने जा रहा था। कुछ कदम चलते ही वह अचानक रुके और वापस मुड़कर चीसे हुआ से बोले, वैसे कल मैं दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। ये तो अभी अभी वापस आए और फिर बाहर जा रहे हो? सेहुआ ने सरप्राइज में कहा। हाँ, लिनफे मुस्कुराते हुए बोले, इस बार मैं बाहर जाऊंगा और तुम्हारे बनाए हुए स्पिरिचुअल फ्लूइड में से कुछ दूसरों को दूंगा। वे तुम्हारे बनाए हुए स्पिरिचुअल फ्लूइड की भरपूर तारीफ कर रहे हैं। मतलब, मैंने जो स्पिरिट लिक्विड बनाया है वह स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तुम्हारे ह्यूमन टर्म्स में यह एक हॉट कमोडिटी है। चिसेहुआ ने गर्व से कहा। अगर तुम इसे बाहर लेकर जाओ और बेचो तो यह सच में पॉपुलर आइटम बन जाएगा। लिनफे ने धीरे से कहा और फिर लिविंग रूम छोड़ दिया। लिनफे के बैथ लेने के बाद चिसेहुआ क्रॉस लेगेड कॉफी टेबल पर बैठी और सोच रही थी कि जब लिनफे घर नहीं थे तब उसने लिटिल स्पैरोज के साथ क्या क्या किया। सिवाय एक वांटेड क्रिमिनल के मौत के, जो गंभीर रूप से इंजर्ड था और थोड़ा मूवमेंट हुआ, बाकी के काम ठीक थे। लिनफे को नहीं लगेगा कि यह सब मैंने और लिटिल स्पैरोज ने किया। अगर वह जान भी जाए तो भी ठीक है। आखिरकार मैंने दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि शहर की सुरक्षा बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। नवंबर से अप्रैल तक हर साल सियाम के शहरों में पीक टूरिस्ट सीजन होता है। तो अगले दिन दोपहर लिनफे, जोये और वांग शाओरू विमान से सियाम लाई सिटी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां ज्यादा टूरिस्ट नहीं थे, अनलाइक चाइना जहां एयरपोर्ट हमेशा क्राउडेड और नॉइजी होता है। डोमेस्टिक मॉडर्न एयरपोर्ट्स के स्पेशियस और आधुनिक लुक से अलग लाइचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा छोटा था, लेकिन बहुत रिफाइंड। जब प्लेन लैंड कर रहा था, विंडो से नीचे देखते हुए माउंटेन्स, रिवर्स और जंगल्स दिख रहे थे। सुंदर और मनोहारी दृश्य। रनवे के दोनों तरफ भी फूल और हरे भरे प्लांट्स थे। प्लेन टैक्सी कर रहा था। लिन फेई ने विंडो से बाहर देखा और सोचा कि वहां किसी हाई एंड रिजॉर्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पार्क में लैंडेड है। लिन फेई की सरप्राइज लुक देखकर उसके बगल में बैठी जोयू ने थोड़ा ट्रायम्फेंट स्माइल दिया, जैसे मजाक में कि उसने पहले सायाम आने से मना किया था। लेकिन लिन फेई इस समय पूरी तरह से सरप्राइज में थे और जोयू की छोटी मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, बस एक्सक्लेम्ड किया, ये लाइचेंग एयरपोर्ट सच में बहुत ब्यूटीफुल है। लिन फेई की इग्नोरेंस और सरप्राइज अलग थी। जोयू ने पहले डेस्टिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक अट्रैक्शंस इंटरनेट पर सर्च की थी ताकि लिनफे को ट्रैवल के लिए परसुएड कर सके। इसलिए उसने थोड़े ट्रायम्फेंट टोन में कहा, गार्डन एयरपोर्ट, ये लाइचेंग का फेमस सिटी कार्ड है। गार्डन एयरपोर्ट? ये तो सच में उन कुकी कटर मॉडर्न एयरपोर्ट से कहीं इंप्रेसिव है। लिनफे ने मर्मर्ड किया।
लेकिन जो यू का एक्सप्रेशन देखा। लाइचिंग के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के बावजूद लिनफे ने जानबूझकर और सवाल नहीं किया और बाहर सीनरी का आनंद लिया। अब क्यों नहीं पूछा? लिनफे सच में क्यों कोई क्यूरियोसिटी नहीं है? लिनफे के साइलेंट रहने पर जोयो ने थोड़ा होल्ड बैक किया, जिससे उसे थोड़ी असुविधा हुई। वांग शाओरू, जो जोयो के बाएं बैठी थी, दोनों के सीक्रेट क्लैश को देखकर हेड शेक कर मुस्कुराई, फिर चुतौन तौर पर जोयो से पूछने लगी। इसके तुरंत बाद जोयो ने सारी नॉलेज जो उसने पहले इन्वेस्टिगेट की थी, बताई। लिनफे, जो जोयो के राइट साइड बैठा था, सीनरी देखते हुए और की इंट्रोडक्शन सुनते हुए पूरी तरह अटेंटिव था। प्लेन से उतरने के बाद तीनों ने शटल बस देखी जो पैसेंजर्स को ले रही थी, और सभी ने नॉवल सा देखा। अदर एयरपोर्ट्स के शटल बसेस से अलग ले सिटी एयरपोर्ट के शटल बसेस इतने टॉल नहीं थे, बल्कि बच्चों जैसे थे, क्योंकि अम्यूजमेंट राइड का इस्तेमाल किया गया था। जब तीनों कार में बैठे, रास्ते में ग्रीन प्लांट्स और दूर माउंटेन्स रिवर्स के अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, लिन फे कुडंट हेल्प आस्किंग जो यूए, क्या ये सच में रिजॉर्ट है? जो ये कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने बच्चों का पैराडाइज देखा तो वह भी सरप्राइज में रह गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही तीनों ने देखा कि एयरपोर्ट बिल्डिंग्स पूरी तरह ओपन थे। वेटिंग हॉल, कस्टम्स या कॉफी शॉप सब सियाम की कैरेक्टरिस्टिक थैच्ड शेड्स में थे। केले, ड्यूटी फ्री शॉप्स और टॉयलेट्स के अलावा यहाँ कोई वॉल्स नहीं थे। एयरपोर्ट भी फ्लावर्स और प्लांट्स से भरा था। स्मॉल गार्डन जैसी एक्सक्विजिट जगह वुमेन और बच्चों में बहुत पॉपुलर। जोयू और वांग शाओरू ने पहली बार इतना यूनिक एयरपोर्ट देखा। तुरंत फोन्स निकाले, पिक्चर्स ली और चारों तरफ देखा। लिनफे, जो यूजुअली पिक्चर्स लेना पसंद नहीं करते, अब उन्होंने भी अपने मोबाइल से कुछ फोटोज ली। थोड़ी देर एयरपोर्ट में रहने के बाद जब तीनों ने पूरा मजा लिया, उन्होंने इस डिस्टिंक्टिव एयरपोर्ट को छोड़कर अपने रेजिडेंस की ओर रवाना हुए। HK, इस चैप्टर को मैंने आपके मास्टर स्टाइल के अनुसार ट्रांसलेट किया है। यदि आप चाहो तो मैं अगले चैप्टर के लिए भी इसी स्टाइल में तैयार रहूं। इस ट्रिप में जोयू ने बड़े बड़े और छोटे मोटे हर काम का ध्यान रखा। जोयू ने ओरिजिनली सोचा था कि सी साइड पर होटल बुक करें, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी देर हो गई और स्मूथ चेक इन नहीं हो पाया। कुछ और रहने की जगह देखने के बाद उन्होंने आखिरकार B&B स्टाइल सी साइड रिजॉर्ट चूज किया। कम से कम पिक्चर्स में जगह क्लीन और अच्छी लग रही थी। बिजी मील के बाद आफ्टरनून के 3:10 पर वे रिजर्व्ड रिजॉर्ट पहुंचे। रिजॉर्ट काफी बड़ा था, लगभग 4 बिल्डिंग्स। हर बिल्डिंग में सिर्फ 3 फ्लोर्स थे। फर्स्ट फ्लोर में स्वीट था। लेआउट बहुत वार्म था। नॉर्मल होटल्स की हाई एंड लेकिन अनफेमिलियर आइसोलेशन के मुकाबले ये बिल्कुल होम जैसा फील करा रहा था। मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचकर जो ने फ्रंट डेस्क से कुछ शब्द बोले और तीनों की क्रेडेंशियल्स दिखाने के बाद तीनों थर्ड फ्लोर स्वीट में चले गए। ये एक स्वीट था जिसमें 3 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम, एक बाथरूम, एक बालकनी और 3 लोगों के लिए एक रूम था। सियाम एक ट्रॉपिकल कंट्री है और अभी भी समर है, इसलिए लाई इस समय बहुत हॉट था। एयरपोर्ट से सीधे रिजॉर्ट आए लिनफे की टी शर्ट स्वेट से गीली हो गई थी और ट्रांसलूसेंट दिख रही थी। रूम का व्यू बहुत अच्छा था। बालकनी या बाथरूम से देखा जाए तो सी, नीला आसमान और व्हाइट क्लाउड्स दिखते थे। यही तो वेकेशन है। बाथरूम में लिनफे सिर्फ कैजुअली वॉश करने वाला था, लेकिन सीनरी ने उसे फैसिनेट कर लिया और थोड़ी देर बाथटब में लेट गया। जब लिनफे रिफ्रेश होकर बाहर आया तो उसने देखा कि जोयो आर्म्स फोल्ड करके रिक्लाइनर पर बैठी थी, लेग्स फोल्ड करके बालकनी पर दूर सी की तरफ देख रही थी। हालांकि यूजुअल सी ब्रीज दूर से बह रही थी, हॉट वेदर ने भी उसकी पूरी बॉडी को स्वेट कर दिया था। लिनफे की तरह उसकी क्लोथ्स भी गीली और ट्रांसपेरेंट थी। अरे सब ठीक है। लिनफे ने नजरें मोड़ ली और जोयो से कहा, तुम जाकर बैथ कर लो। हाँ? जोयो ने आर्म स्ट्रेच की और फिर रूम की तरफ गई, लगेज को पलटा और अपने क्लोथ्स बाथरूम में ले गई। शाओरू कहाँ है? लिनफे सूट में घूमते हुए देखता है कि वांग शाओरू रूम में नहीं थी। उसने बाथरूम में जोयो से पूछा। बाथरूम में जोयो बाथटब में सेमी कूल वाटर में सोक होकर इस क्वाइट वीक का आनंद ले रही थी और अचानक लिनफे का क्वेश्चन सुनाई दिया। लेजी टोन में उसने रिप्लाई किया। शाओरू के बेडरूम की लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। वह डाउनस्टेयर्स फ्रंट डेस्क जाकर वेटर को हैंडल करने गई। ओ, लिनफे ने डायमेंशन स्पेस खोला और विभिन्न फ्रूट्स निकालकर लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रख दिए। फिर उसने एक बड़ा वाटरमेलन उठाया, अपनी पावर से उसे चिल किया
और हाथों में व्हाइट मिस्ट खुली। एक आइस ब्लेड इंस्टेंट कंडेंस हो गया। क्रैक। एक कट में वाटरमेलन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, आधा डायमेंशन स्पेस में रखा और फिर बाकी आधा कट किया। वाओ। बाथरूम में सोक कर रही जोयू अचानक कुछ सोचती हुई लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर बाथरूम के बाहर चिल्लाया, लिनफे। लिनफे, जो आइस वाटरमेलन का टुकड़ा खा रहा था, तुरंत समझा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और तेजी से बाथरूम के डोर की ओर गया। हाँ, क्या हुआ? लगता है मेरा फोन लगभग डेड है और हम जल्दी बाहर जाएंगे। मेरे बेडरूम जाकर फोन चार्ज करने में मदद करो। जोयू पानी में सोक्ड बाथरूम के बाहर बोली। बस फोन चार्ज करना है? इतना सरप्राइज क्यों? मुझे लगा तुम गिर गई और सिर तोड़ लिया। लिनफे ने कहा, तुम खुद अपना सिर तोड़ रहे हो। जोयो ने लिनफे के मजाक सुनकर काउंटर किया। लिनफे ने हाथ में रखा मेलन पील ट्रैश में फेंका, किचन में हाथ धोए और जोयो के बेडरूम में गए। उसने हैंडबैग बेडसाइड टेबल पर रखा। उसके बाद लिनफे ने मोबाइल और चार्जिंग केबल निकाली और जोयो का फोन अनलॉक किया। फोन में बैटरी केवल 5% से कम बची थी। बस यही बचा है? लिनफे ने चार्जिंग केबल देखते हुए मर्मर्ड किया। नॉर्मल चार्जिंग में 1 घंटा लगना था। बाएं हाथ में जोयू का मोबाइल पकड़ते ही करंट बर्स्ट हुआ और मोबाइल जल्दी से चार्ज होने लगा। कैब। बाथरूम का डोर खुला और जोयू, जो अभी शावर ले चुकी थी, बाहर आई। हेड अभी भी वेट था, फेस बहुत डेलिकेट बिना किसी पिंक के। लिनफे, जो सोफा बैठा मोबाइल से खेल रहा था, जोयू से बोला, तुम कह सकते हो कि गिव अप कर सकती हो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। जोयू सोफा पर बैठी और आइस वाटरमेलन का टुकड़ा खाया। आधे घंटे में शाओरू और बाकी फ्लावर्स ऑलमोस्ट विदरिंग हैं। सौभाग्य से शाओयू बहुत फास्ट है। मैं बैथ लेने जा रही हूं। बालकनी पर वांग शाओरू लिविंग रूम में आई और कहा। वाटरमेलन खाने के बाद जोयू फिर अपने रूम गई फोन लेने। अरे, थोड़ी ही देर में बैटरी फुल हो गई। जोयू ने देखा कि फोन टक परसेंट दिखा रहा था और थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने बस ये माना कि उसने बैटरी गलत याद की थी। थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए आज कोई एक्टिविटीज शेड्यूल नहीं थे। तीनों बस बाहर स्ट्रोल करना और लाई सिटी की रोमांटिक फील लेना चाहते थे। आफ्टरनून के 4 बजे के बाद स्काई में सूरज अभी भी हॉट था, लेकिन फॉर्चुनेटली सी ब्रीज चल रही थी, जिससे डलनेस नहीं महसूस हुई। ट्रॉपिकल एरिया और हॉट वेदर के कारण जोये और वांग शाओरू कूल डायरेक्शन में चल रही थी। कूल था, लेकिन इनएविटेबली थोड़ी इनएडवर्टेंट एक्सपोजर भी हुई। उदाहरण के लिए वांग शाओरू आज की ड्रेस थोड़ी ग्रीन और फ्रेश थी। क्रिस्प बैम्बू कलर्ड सिल्क प्रिंटेड ब्लाउस कूल सी ब्रीज में स्वे कर रही थी। सेमी ट्रांसपेरेंट सिल्क फैब्रिक उसकी व्हाइट स्किन को पूरा कवर नहीं कर पा रही थी। स्लेंडर वेस्ट हमेशा इनएडवर्टेंट दिख रही थी। लोअर बॉडी में व्हाइट शॉर्ट्स थी, जिससे उसके लॉन्ग लेग्स भी रिवील हो रहे थे। जो यू ने प्योर व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। स्कर्ट थोड़ी लूज थी, जिससे उसका फिगर मोस्टली कंसील्ड था, सिर्फ थोड़ी प्लम्प और सेक्सी दिख रही थी। पूरी पर्सनैलिटी और चार्मिंग लग रही थी। ट्रैवलिंग ऐसा ही होता है। फर्स्ट टाइम जब बाहर आते हैं, हर चीज नॉवल लगती है। थोड़ी देर बाद यही फीलिंग सामान्य लगने लगती है। सीसाइड रिजॉर्ट के आसपास जहां वे ठहरे थे, सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स मॉडर्न थे। लाइसिटी की मॉडर्नाइजेशन सिर्फ डोमेस्टिक थर्ड और फोर्थ टियर सिटीज जितनी थी। देखने के लिए नेचुरल सीनरी, ब्लू स्काई, सी और मरीन एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स थे। तीनों के घूमने के बाद डस्क में वे बीच पर आए और सनसेट देखने लगे।